नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात। 184 ग्रामीण सड़कों के लिए धन आवंटित। बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। शीतकालीन पूजा स्थलों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट हो चुके हैं बंद। केन्या में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लहराया तिरंगा। हल्द्वानी में बंद भूलपुरा हल्द्वानी के रेलवे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। अल्मोड़ा में विकसित होगा नगर वन, पर्यटक उठाएंगे वोटिंग का लुत्फ, बनेंगे सेल्फी पॉइंट। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ी। पहाड़ी इलाकों में पारा गिरा, मैदान में कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ आप कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहने जा रहे हैं, हम आपको सुना देते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के मुख्य महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री बलदेव सिंह ओलख जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश मोहन सरकार जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, शिक्षा परिषद के हमारे सभी अन्य पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध संस्थाओं के सभी प्रधानाचार्य, प्रभारी और अन्य वरिष्ठ शिक्षकगण, साप्ताहिक सप्ताह समारोह कार्यक्रम में प्रतिभागी बने सभी संस्थाओं के जो विजेता छात्र हैं, जो आज यहां पर उपस्थित हैं, ऐसे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के उत्तर प्रदेश आगमन पर और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आगमन पर प्रदेश सरकार की ओर से भी और गोरखपुर की भी जनता जनार्दन की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से भी
शिक्षा परिषद के इस मुख्य महोत्सव में हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल के रूप में जनरल साहब ने अपनी रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से उत्तराखंड राज्य को एक नई दिशा दी है। अलग अलग क्षेत्र में कैसे सकारात्मक सोच के माध्यम से एक सार्थक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, वहां की शिक्षण और उच्च शिक्षा के संस्थान हो, वहां पर पर्यटन के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हों, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हों, अन्नदाता किसानों और बागवानों के वेलफेयर के लिए होने वाले कार्यक्रम हो, या फिर वीरभूमि और देवभूमि के वीर सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रम। आपका उनके साथ एक बेहतरीन संवाद भी है और वहां की विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के सभी विषयों को डॉक्यूमेंटेशन करना और फिर उसको प्रकाशन करके अकादमिक संस्थाओं तक पहुंचाने के लिए जो आपके द्वारा अभिनव प्रयास किए गए हैं, वह हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है। आज आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अकादमिक संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसकी स्थापना आज ही के दिन 1932 में हुई थी, इस संस्था के मुख्य महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आपको पाकर के अत्यंत आह्लादित है। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद 1932 में महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने इस संस्था की नींव रखी थी। संस्था की नींव के पीछे भी गुरु भक्ति थी, क्योंकि महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का जन्म तो इतिहास प्रसिद्ध मेवाड़ के उस राजवंश में हुआ था, जिसने देश और धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने की एक लंबी परंपरा जहां रही है। और उस परंपरा में जन्म लेने के बावजूद देवयोग से वे गोरखपुर पहुंचे। गोरखपीठ से ही उनकी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ी। स्वाभाविक रूप से जब वे 5 वर्ष के थे तब वे गोरखपीठ में आ चुके थे, और तब से लेकर के फिर उन्होंने गोरखपुर में अपना उनका बचपन गोरखपुर में व्यतीत हुआ, बाल्यपन गोरखपुर में व्यतीत हुआ। 1930-31 के आसपास एक स्थिति ऐसी आई कि उनके स्कूली गुरु जिस विद्यालय में पढ़ाते थे वहां से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। जब उनको जानकारी हुई तो अपने गुरु के सम्मान के लिए उन्होंने जिस स्कूल की नींव रखी
वही महाराणा प्रताप कॉलेज और आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के रूप में एक विराट वृक्ष के रूप में हम सबके सामने है। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा रोपा गया वह बीज आगे बढ़ा। शिक्षा समग्र विकास का माध्यम होना चाहिए और पहले दिन से इस अभियान को लेकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आगे बढ़ी। पहले दिन से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने इस कार्यक्रम को अपने जीवन का ध्येय बनाया, लक्ष्य रखा। महाराणा प्रताप जैसे स्वदेश और स्वधर्म के लिए समर्पित महायोद्धा को याद करना है। देश जब भी संकट में होता है, देश के सामने, धर्म के सामने जब भी संकट आता है, हर भारतीय के मुंह से अपने जिन महापुरुषों का स्मरण संकट के इस दौर में हो उठता है, उसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम हर भारतीय श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ लेता है। यानी ये नाम ही चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा होती है। स्वाभाविक रूप से देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए किस प्रकार का आदर्श हमें चाहिए, महंत दिग्विजय नाथ जी ने वह बीजारोपण किया। लेकिन हमारे द्वारा रोपी गई संस्था यह हमारे लिए अभिमान का कारण नहीं बल्कि लोक कल्याण का कारक बनना चाहिए। जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की बात आई तो उस समय तमाम ऐसे संस्थान हो सकते थे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की नींव बन सकते थे, लेकिन अन्य लोग पीछे हटते गए। अंत में गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने आगे आकर के अपनी संस्थाएं प्रदेश सरकार को दी और गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला और गोरखपुर विश्वविद्यालय का शुभारंभ हो पाया। आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उस कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिला शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है, अनुभव करिए। हम आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने 1953-54 में ही महाराणा प्रताप कॉलेज, महिला कॉलेज की स्थापना गोरखपुर में करवा दी थी। 1956 में महाराणा प्रताप टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो आज महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक और महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में वहां पर संचालित है, आज वह अपने मॉडर्न एज कोर्सेज के लिए भी जाना जाता है। वह भी आज उन्हीं की प्रेरणा का एक प्रताप है। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के द्वारा जो बीजारोपण किया गया था, उसी को पल्वित पुष्पित करने का कार्य किया मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने। और आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने सभी परिषद के पदाधिकारियों, सभी संस्थाओं के सहयोग से उस हर एक विषय को लेकर के, चाहे शिक्षा का हो। और अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। देहरादून से अहम खबर। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। अहम बैठक दोपहर 11:15 बजे
सचिवालय में आयोजित होगी यह बैठक। आवास विकास की 2 नीतियों के साथ कई प्रस्ताव आने की संभावना। वन विभाग, शहरी विकास समेत कई प्रस्ताव आ सकते हैं। तो देहरादून से अहम खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देहरादून से अहम खबर आपको दिखाना है, आवास विकास की 2 नीतियों के साथ कई प्रस्ताव आएंगे। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक 11:15 बजे सचिवालय में आयोजित होगी बैठक। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है। यहाँ मल्लीताल में चीना बाबा के समीप सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में भवन में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग की घटना सामने आई। अचानक लगी भीषण आग की चपेट में आने से ब्रिटिश काल में बना भवन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से किसी प्रकार की जनहानि की कोई अभी तक खबर नहीं है, लेकिन आग से नुकसान निश्चित रूप से हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए नैनीताल, भवाली, भीमताल व एयरफोर्स से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंचे एसडीएम नवाजिस खलिक ने बताया कि पुराने भवन जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर, स्कूल, पॉपुलर टेंट हाउस व दीना होटल संचालित हो रहा था, जिसमें भवन के ऊपरी मंजिल में आग लगने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्कूल के प्रिंसिपल के परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए रात के समय घटनास्थल पर फायर टेंट की तैनाती के निर्देश दिए। पे हमें कॉल पे सूचित किया गया कि आग लग चुकी है यहाँ पे। तो हमने जैसे यहाँ पे हम मौजूद हुए उस समय, तो हमने प्रशासन को कॉल किया जल्दी से जल्दी कि यहाँ पे आग लग चुकी है। तो प्रशासन की टीम एकदम आ चुकी थी और यहाँ पे जो आग लगी है वो है सरस्वती शिशु मंदिर, चीना बाबा मंदिर है यहाँ पे, और उसके पास में बगल में सरस्वती शिशु मंदिर है, उसमें आग लग चुकी थी। और ये शॉर्ट सर्किट की वजह से या सिलेंडर की वजह से बताया जा रहा है। इसमें प्रधानाचार्य और 1-2 लोग और फंसे थे, उनको सेफली निकाल दिया गया है। चीना बाबा चौक पर शिशु मंदिर में आग लगी है। तत्काल आपदा कंट्रोल रूम के द्वारा जो है फायर को और पुलिस को और जल संस्थान को एक्टिवेट किया गया। साथ ही हाइडल ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ के कनेक्शंस, लाइट्स को, सप्लाई को स्विच ऑफ किया गया। उसके पश्चात यहाँ पर फायर फाइटिंग की गई और एयरफोर्स भवाली का भी इसमें विशेष योगदान रहा। हमारे फायर यूनिट नैनीताल, भवाली, भीमताल, इन सबका योगदान रहा। क्षेत्रीय जनता का योगदान रहा और सबके अथक प्रयासों से 1 घंटा 10 मिनट के अंतर्गत इस फायर को कंट्रोल कर लिया गया है पूरी तरह। इस संबंध में अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है। वीडियो कॉल पर उनके द्वारा स्वयं इस घटना को देखा गया और आग बुझाने के प्रयासों को देखा गया और साथ ही निर्देशित किया गया है कि आग पर पूरी तरह काबू पर कर लिया जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के शीतकालीन पूजा स्थलों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट हालांकि बंद हो चुके हैं, लेकिन अब शीतकालीन पूजा स्थलों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम पूजा स्थल पर शीतकालीन पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने से
बाजार जो है वो गुलजार है। अब तक पांडुकेश्वर, ज्योतिर्मठ, ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में 3,567 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिससे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद पारंपरिक रूप से संचालित होने वाली शीतकालीन पूजा में श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ रहा है, ये उन्होंने जानकारी दी। केदारनाथ धाम व मध्य महेश्वर की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में अब तक 3,215 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम की शीतकालीन पूजा स्थली योग बद्री पांडुकेश्वर में 57 श्रद्धालुओं व नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में 257 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इस वर्ष शीतकालीन यात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पिछले दिन लगातार बढ़ रहे वन्यजीव हमलों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जंगली जानवरों के हमलों से कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर सरकार लगातार निगरानी रखे हुए है। उन्होंने बताया कि वन मंत्री और वे स्वयं अधिकारियों के साथ निरंतर बैठकें कर रहे हैं और प्रभावित इलाकों में टीमों को तुरंत भेजा जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि हालात, जरूरत और परिस्थिति को देखते हुए सरकार हर संभव सहायता देने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड पर काम करें। जो लोग वन्यजीव हमलों में घायल हुए हैं, उनके उपचार का पूरा खर्च सरकार द्वारा किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि यह कठिन समय है और सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। जानमाल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है, हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, प्रधानमंत्री जी ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है, मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी DFO, STO, रेंजर, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे। और हमने जो इन हमलों में घायल होने वाले थे उनके लिए भी सभी इलाज का प्रबंध सरकार की तरफ से करने का पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। हम हर तरीके से उन परिवारों के साथ, सब पीड़ितों के साथ खड़े हैं। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।